हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा है, ग्रेविटेशन के इस पार्ट में आज हम लेके खड़े हैं सैटेलाइट। जबकि ग्रेविटेशन का आपने ऑलरेडी 2 वीडियो देखा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया है ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। सेकंड पार्ट में आपको लाया मैंने एस्केप वेलोसिटी और थर्ड पार्ट में लाया है मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और आज का पूरा वीडियो मैं रखने वाला हूँ सैटेलाइट के ऊपर। सैटेलाइट में आपको बहुत सारे काम करने हैं। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी, हाइट, टाइम पीरियड, टाइप ऑफ सैटेलाइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट होता क्या है। एनी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट, वो कोई भी आकाशीय पिंड, एनी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट, वो कोई भी आकाशीय पिंड जो किसी प्लैनेट के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो स्टेटमेंट है एनी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। लेकिन अगर वो हेवनली बॉडी गॉड गिफ्टेड है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो दिस इज नेचुरल सैटेलाइट। बट और उस बॉडी को अगर हम लोगों ने नीचे से भेजा है तो दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम लोग आगे देखते हैं सैटेलाइट का स्टेटमेंट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट ए हेवनली बॉडी या एनी हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट कॉल्ड सैटेलाइट। ए हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन डिफिनिट ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड सैटेलाइट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट और मेन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अगर कुछ नेचुरल सैटेलाइट का बात अगर हम लोग कर लें तो हमारा पहला प्लैनेट मर्क्यूरी के पास 0 नेचुरल सैटेलाइट है या 0 सैटेलाइट है, और सारे नेचुरल सैटेलाइट का एक ही नाम है मून। तो मरकरी कंटेन 0 मून, वेनस के 0 मून है, अर्थ के हमारे 1 मून है, मार्स के हमारे 2 मून है, जुपिटर के 63 मून है, सैटर्न के आपके 60 मून है, यूरेनस के 27 मून है, नेपच्यून का 13 और प्लूटो के 1। बट ये जो डाटा है जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस का अलग अलग साइट में डाटा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये सब तो डिस्कवरी होती है। 2020 में नंबर कुछ था, 21 में बदल गए, 22 में बदल गए, तो इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। बट खाली ये याद रखना है कि जुपिटर का सबसे ज़्यादा मून है, सैटर्न का उससे थोड़ा कम है। लेकिन मेन मेड सैटेलाइट को तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। बट वर्ल्ड के द्वारा जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो रसिया के द्वारा 1957 में स्पुतनिक उस सैटेलाइट का नाम है। तो वर्ल्ड के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ आर्टिफिशियल, वो रसिया के द्वारा 1957 में स्पुतनिक के नाम से, और इंडिया वालों ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है आर्यभट्ट 1975 में। इसके बाद इंडिया के बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो गए, एप्पल, रोहिणी, भास्कर, इनसेट 1A, इनसेट 1B, ETC। तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, और हर एक प्लैनेट के कुल कितने मून है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है, और वर्ल्ड के द्वारा पहला कौन है, इंडिया के द्वारा पहला कौन है। अब देखते हैं एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है। तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली सुनिए, सैटेलाइट को तो लॉन्च की जाती है रॉकेट से। जिस प्रिंसिपल का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे ये थ्योरेटिकल तरीका है, इस तरीके से लॉन्च हो सकता है, बट नॉट प्रैक्टिकली तो रॉकेट से हम लोग लॉन्च करते हैं। रॉकेट में सैटेलाइट को डालते हैं, फिर ऊपर में जाकर उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम जो तरीका आपको दिखाने वाले ये किताबी तरीका है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक टावर है और टावर का टॉप इज आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या लिया? अर्थ लिया। अर्थ पे एक टावर खड़ा किया और अर्थ का टावर का जो टॉप है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। अब यहाँ से मैं कुछ बॉडी को अलग अलग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने कुछ बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। अगर वेलोसिटी कम दिया तो हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ए पर गिर गई। मैंने वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा के फेंका तो कुछ दूर और गया, लेकिन ज़मीन पे कोई पॉइंट बी पर गिर गई। थोड़ा वेलोसिटी और बढ़ा दिया तो कोई पॉइंट सी पर गिर गई। अगर फर्दर अगर हम वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो ज़मीन पे गिर रही है, बट केवल रेंज बढ़ जा रही है। ए से बी का रेंज ज़्यादा है, बी से सी का रेंज ज़्यादा, लेकिन हो रहा है वही चीज़। बट हमारे हाथ में एक वेलोसिटी है विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO। अगर बॉडी को ऑर्बिटल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो बॉडी अर्थ की तरफ आएगी बट सरफेस को मिस कर जाएगा, और अर्थ की तरफ गिरा बट सरफेस को मिस कर गया। लेकिन फिर अर्थ तो चारों तरफ से खींचेगा, इधर से भी खींचा बट सरफेस को मिस कर गया, इधर से भी खींचा सरफेस को मिस कर गया, कंटिन्यू रोटेट करना चालू कर देगा। तो जिस वेलोसिटी से फेंकने से ही काम हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी।
और जो सर्कुलर पाथ पे घूमना चालू कर दिया दिस इज ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, और जो घूमना चालू हो गया दिस इज सैटेलाइट। तो इसको मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा आप इसको जूम करके देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कंसीडर ए टावर whose top is outside earth atmosphere. Now throw a ball horizontally from top of tower with different velocity. When velocity is small, then body makes parabolic path and hit the ground at point A due to the effect of gravity. When velocity increase, then hit point B and C ... but only range increase, केवल range बढ़ेगा। But if body thrown with orbital velocity, मतलब VO, orbital velocity VO, then body fall towards earth but misses the earth surface and start revolving on circular path. This body is called satellite and circular path is called orbit of satellite, and जिस velocity से फेंकने से काम होगा this is called orbital velocity। तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का यही प्रिंसिपल है। बट अब हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको निकाल के दिखाते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिनोटेड बाय VO, इसके वेलोसिटी को आप डिनोट किए होंगे VE से, इसके वेलोसिटी डिनोट हुआ V से, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिनोट हो रहा है VO से। तो द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए एक पिक्चर में ड्रॉ करता हूँ। चलिए एक पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं, इसको देखिए। लेट इट इज अर्थ मैंने बनाया, इसका मास मान लिया कैपिटल M, इसका रेडियस मान लिया कैपिटल R, सेंटर मान लिया कैपिटल O, रेडियस R, मास कैपिटल M। और अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट है जिसकी मास है M। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई सैटेलाइट रखा है जिसका मास है M, और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। अब हम लोग देखते हैं, छोटी m मास ऑफ सैटेलाइट, बड़ी m मास ऑफ अर्थ, r बड़ी r रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर ये सैटेलाइट घूम रही है तो इस पर दो फोर्स लग रही होगी, एक फोर्स अर्थ की तरफ जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन अगर यही फोर्स लगे तब तो सैटेलाइट को अर्थ की तरफ गिर जाना चाहिए था। इसका मतलब है एक सेम टाइम पे इस पर कोई बाहर की तरफ फोर्स लगती है जो कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सबसे पहले अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉडी अंदर गिरेगा, और सेंट्रीपिटल ज़्यादा हो गया तो बॉडी बाहर फेंकाएगा। तो सैटेलाइट चूंकि घूमता है तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सप्रेशन आपका है Gmm/r, बट यहाँ जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसका रेडियस हो गया r+h। तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाई r+h का होल स्क्वायर, r+h का होल स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आप सुने हैं mv²/r, mv²/r। तो mv²/r, बट r तो r नहीं है, r+h है, और v की जगह पे VO दिखा दिया क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको दिखाना है। दोनों साइड से मास को काटा और r+h को एक r+h से काटा तो क्या मिला, VO का स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r+h। तो VO का स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r+h, इसका स्क्वायर के लिए इधर रूट हम चढ़ा दिया। इट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, बट वी नो दैट G इज इक्वल टू Gm/r²। आप फर्स्ट वीडियो से इसको देखते आ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन छोटी g और बड़ी g। तो G इज इक्वल टू Gm/r², तो Gm इज इक्वल टू Gr²। तो Gm के जगह पे Gr² अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हो गया Gm के जगह पे Gr², नीचे r+h, यानी कि VO इज इक्वल टू √Gr²/r+h। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे एक छोटा सा केस, अगर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर सैटेलाइट अर्थ सरफेस के काफ़ी करीब हो, मतलब 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर वाला कोई सैटेलाइट हो, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट अगर हो, तो कहाँ रेडियस ऑफ अर्थ आपका होता है 6400 किलोमीटर, और हाइट ऑफ सैटेलाइट को अगर मान लें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, यानी कि r+h इज इक्वल टू r, क्योंकि h को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा है r के कंपेयर में, तो r+h इज इक्वल टू r। तो r+h की जगह पे खाली r हम लोग लिखते हैं, तो एक r को एक r से काटेंगे तो VO इज इक्वल टू मिलेगा √Gr। देखिए r+h की जगह पे r माना, एक r को एक r से काटा तो मिल गया √Gr। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारा हो गया 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर में 3 जीरो डाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आया लगभग 7.92 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये आता है शुरू में मीटर पर सेकंड में, लेकिन 3 पॉइंट को पीछे करके मैंने आपको दिखाया किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि लो एल्टीट्यूड जो वाली जो सैटेलाइट होती है वो लगभग 1 सेकंड में 7.92 किलोमीटर रिवॉल्व कर लेता है। बट
ये सारे सैटेलाइट के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसी सैटेलाइट के लिए है जो लो अल्टीट्यूड है, जो जिसकी हाइट कम है। बाकी सारे सैटेलाइट के लिए ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला यूज़ कीजिए, हाइट आपको मिलेगा, इसमें डाल के आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? एक सैटेलाइट को एक कंप्लीट चक्कर मारने में जो टाइम लगता है, इट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। सैटेलाइट को एक कंप्लीट चक्कर मारने में जो टाइम लगता है, इट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमको निकालना है तो एक फॉर्मूला आप बचपन से सुने होंगे, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो जब सैटेलाइट घूमेगा तो क्या दूरी से तय करेगा? पूरा सर्कमफ्रेंस, पूरा परिधि, मतलब 2πr। तो 2π और r तो हमारा r नहीं है, r प्लस h है, और चाल की जगह पे वेलोसिटी की जगह पे आप रखे हैं v। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉल्व करके हम दिखाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ। एक्चुअली यहाँ पर हुआ होगा, ये हुआ क्या होगा जरा इसको देखा जाए। 2πr प्लस h तो है ऊपर, और नीचे है आपका vo। vo की जगह पे हम उठा रहे हैं जी आर स्क्वायर का रूट अंडर, नीचे है जी आर स्क्वायर का रूट अंडर, और आर प्लस एच का रूट नीचे से चल जाएगा ऊपर, तो आर प्लस एच का रूट का मतलब पावर हाफ। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसका पावर 1, इसका पावर हाफ। अब बेस बराबर हो तो पावर को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ऊपर हो गई 2πr प्लस एच का पावर 3/2, और नीचे देखिए आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालते हैं तो आर बाहर, और रूट में मिला जी, यानी कि जी का पावर हाफ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ का पावर 3/2 है, यहाँ का पावर हाफ है। तो अगर हम 3 इस पे डाल के होल पावर 1/2 ले लें तो हम लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हो गई 2πr, r प्लस एच का होल क्यूब बाई जी और होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब है इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। इसका रूट 3/2 था, इसका रूट 1/2 था। चलिए तो निकल के टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब निकालना हमको हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्या निकालना है? हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो हाइट निकालने के लिए आप कोई माथापच्ची मत कीजिए, इस फॉर्मूला को देखिए। t इज इक्वल टू 2πr, r प्लस एच का होल क्यूब बाई जी का पावर 1/2 है। अब अगर इसी से h को हम टारगेट करें तो हमारा काम हो सकता है, बट ये टारगेट करने के लिए पहले स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हमको दोनों साइड करना होगा स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो इधर बचा टी स्क्वायर, इधर हो गया 4π स्क्वायर r स्क्वायर, जबकि जब इस पे हम पावर चढ़ाएंगे 1 मतलब स्क्वायर करेंगे तो r प्लस एच का तो q है नीचे g, और 1/2 से जो इंटू हुआ तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4π स्क्वायर को नीचे लाते हैं 4π स्क्वायर। अब इधर बचा r प्लस एच का होल क्यूब। अब ये 3 खत्म करना है, तो 3 खत्म करने के लिए दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। अब h को पकड़ के r इधर माइनस में कर देंगे, यानी कि हमारा फाइनली देखिए h इज इक्वल टू क्या आया? h इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4π स्क्वायर माइनस r इज इक्वल टू h माइनस r, दिस इज। लेकिन हाँ, इस पे पावर 1/3 है, गौर कीजिए। टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4π स्क्वायर पावर 1/2, और इधर से r कर दिया मैंने माइनस, इसमें निकल गया हमारा h। इट इज़ हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं एक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो जब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमको निकालना है तो 2 बात आपसे हम बोलेंगे। सबसे पहले, क्या सैटेलाइट एक हाइट पर है कि नहीं? है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या सैटेलाइट घूमती है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालना है, दोनों को सम कर देना है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ को हाफ, और mv स्क्वायर की जगह पे gmm बाई r प्लस एच। ये चीज़ आप देखे हैं कहीं पीछे से, यहीं से mv स्क्वायर, जब इसको हम इससे काटे थे तो mv स्क्वायर जो मिला था क्या? gmm बाई r प्लस एच। यहाँ पर गौर करके देख लें, यहीं पर जब ये कटा था तो mv नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू मिला था gmm बाई r प्लस एच। यहीं से हम उठा के ले जा रहे हैं। आइए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर के gmm बाई r प्लस एच, क्योंकि जिस पाथ पे हम लोग घूम रहे हैं ऑर्बिट पे उसका रेडियस r नहीं r प्लस एच है। अब निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पिछला वीडियो में आपके पास था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला था माइनस gmm बाई r। बट फिर से हमारा आज का रेडियस r नहीं r प्लस एच है, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया माइनस gmm बाई r प्लस एच।
अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब दोनों को जोड़ते हैं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक है हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच और प्लस इसका माइनस हो गया माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। और यहाँ हम क्या बोलेंगे, 1 है माइनस में और हाफ है प्लस में, तो क्या बचेगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ बचा, तो ई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच। लेकिन अगर एच को बहुत छोटा मानते हैं, जैसे इग्नोर हम लोग कर देते हैं, तब रिलेशन आप ये भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2r, नीचे 2r है क्योंकि एच को हमने इग्नोर कर दिया। अगर एच को इग्नोर कर रहे हैं तो ये तो हो गया एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब दो छोटा सैटेलाइट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होती है। जैसे अर्थ, ये सैटेलाइट अगर अर्थ घूम रही है तो ई भी उसके साथ घूमना चालू करेगा। मैंने अर्थ अगर 24 घंटा में घूमता है तो ई भी 24 घंटा में घूमेगा। मैंने अर्थ का किसी पॉइंट को पकड़ लेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ के रखेगा। तो द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। The orbit in which this satellite revolve is called geosynchronous orbit. So it is also called geosynchronous satellite. It is called geosynchronous orbit. It is widely used in communication department. आज जो हमारा communication department तांडव करता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हम लोग घिरे पर हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे नेट हो, चाहे वीडियो कॉलिंग हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में मैच चलता है डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, तो सब कम्युनिकेशन का कमाल है, संचार का साधन। तो इट इज़ वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इट्स रोटेशन इज 24 घंटा, क्योंकि अर्थ 24 घंटा में घूमता है तो भी 24 घंटा में घूमता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ अगर पश्चिम से पूरब घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी उसी दिशा में घूमता है। इट्स हाइट इज अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर। ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट ऑफ सेटेलाइट का जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है, टी तो पता चल गया 24 घंटा, रेडियस 6400 किलोमीटर, जी आप अपना डालिए 9.8, 4 पाई और आर 6400 किलोमीटर डालिए, सॉल्व कीजिए, लगभग 35,900 समथिंग आएगा। अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर हाइट होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की। अब एक देखते हैं पोलर सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जिसकी हाइट लो होती है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट हाई होती है, इसकी हाइट काफ़ी लो होती है या मीडियम, लो टू मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। इट इज़ वाइडली यूज इन रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग में यूज होता है। अब रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग आर द टेक्निक थ्रू विच एन इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाई एनी ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्टली टचिंग इट, बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए बिना उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के टेक्निक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्योंकि इसका यूज रिमोट सेंसिंग में करते हैं। दिस सैटेलाइट रिवॉल्व पोल टू पोल, लेकिन ये सैटेलाइट हमेशा पोल टू पोल घूमेगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, माने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल घूमती है। पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व मेनी टाइम्स इन ए डे, माने दिन भर में कई बार वो घूम लेता है, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी लो टू मीडियम होती है। और इस सैटेलाइट का कुछ एग्जाम्पल हमारे पास जो इंडिया के हैं, IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, इसका यूज बहुत सारे होते हैं। ग्राउंड वाटर सर्वे में, एरिया अंडर फॉरेस्ट को फाइंड करने में, वेस्टलैंड मैप मतलब जहाँ बंजर भूमि है उसको डिटेक्ट करने में, फॉरेस्ट का एरिया डिटेक्ट करने में, पोटेंशियल फिशिंग जोन को डिटेक्ट करने में। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। ये पोल टू पोल घूमती है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट होती है। अब एक लास्ट टॉपिक हम रखने वाले हैं, केपलर्स लॉ, जो कि बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में शुरू में दिया हुआ है। केपलर्स लॉ के केपलर्स के 3 लॉ है, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा लॉ ऑफ पीरियड। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन आर प्लेस्ड एट एनी वन ऑफ द फोकी। मतलब कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और जिसके सन किसी भी एक फोकी या फोकस पे हो सकता है। तो एक बार लॉ को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ईच प्लैनेट revolve around sun in an elliptical orbit, elliptical path, not goal path, with sun at any one of the foci। sun किसी भी एक फोकी पे हो सकता है, ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझाते हैं, जैसे सन से, जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे प्लैनेट हमारा पॉइंट ए पर है, अब कुछ टाइम के बाद बी पर चला गया, ये दोनों को लाइन ज्वाइन करते हैं और ये एरिया को हम झाड़ू मारते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा ही कहीं सी और डी पे चली जाती है, अगर ए से लेके बी तक का टाइम सेम है और सी से लेके डी तक का टाइम सेम है, तो ये जो दोनों एरिया होगा ये भी बराबर होगा। वंस अगेन, ए से लेके बी तक जाने में लगा टाइम और इधर सी से लेके डी तक आने में लगा टाइम अगर सेम है, तो दोनों का एरिया जो हम झाड़ू मारें, दोनों एरिया भी बराबर हो जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट, झाड़ू मारेगा, कवर करेगा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तीसरा लॉ पीरियड है, लास्ट लॉ है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट to complete one revolution around the earth is directly proportional to the cube of semi major axis, माने टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसको काफ़ी इजीली प्रूफ आप कर सकते हैं। जैसे अगर प्लैनेट घूमता है तो उस पर दो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स के जगह पे करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर और ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह पे जी एम बाई आर। अब एक एम को एक एम से काटते हैं, जब इसको हम लोग काट रहे हैं तो यहाँ से मिला भी स्क्वायर, और एक आर को कार से काटते हैं तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, जी एम बाई आर। अब समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, 2 पाई आर और के जगह पे भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भी के जगह पे ये वैल्यू लाके हम लोग डाल देते हैं तो 2 पाई आर और भी को हम कहते हैं स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और भी का भी स्क्वायर कर देंगे और भी के स्क्वायर की जगह पे हम लोग डाल देते हैं क्या, जी एम बाई आर। अब इसको गौर कीजिए, ये बन गई हमारी आर क्यूब, ये बन गया आर क्यूब और ये पूरा पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय नीचे जी एम और ये मिला आर क्यूब। अगर इसको पूरा कांस्टेंट बना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डाल देंगे तो हो गया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, जो कि हमारा था लॉ ऑफ पीरियड। तो तीनों लॉ एक साथ हम लोग सुनते हैं। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन आर प्लेस्ड एट एनी वन ऑफ द फोकी। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा लॉ ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब बड़ा एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। तो ये था आपका पूरा सेटेलाइट और लास्ट में केपलर्स लॉ। फिर से वही बात, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट सा बनाइए, कभी कभी वीडियो को रिपीट करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट लेने का टाइम इसको दिया जाए।